जय सिया राम, राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपके अपने द सुमित पीर शो में। और आज हमारे पास 4-5 टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं। एक है जो F-16 का जो अपग्रेड की बात हो रही है, $786 बिलियन डील, इसकी कहानी क्या है, इसका गेम क्या है। मैक्सिको ने जो भारत पर टैरिफ लगाया, ये क्या है। ट्रंप कह रहा वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग, कितना सच कितना झूठ। और फैज हमीद, इमरान और शाहबाज का गेट क्रश, इस सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा निवेदन है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का आइकन जरा लगाइए। आप अभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करना जरूरी है, क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे वीडियो नहीं चलेगा और हमारा अभियान कहीं ना कहीं असफल होगा। लाइक करना जरूरी है, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना जरूरी है। बेल आइकन दबाइए, हटाइए पोस्ट, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। देखिए, हमारे चैनल भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर और सुमित पीर अनफिल्टर्ड, तीनों को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है ताकि आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं। अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारा बैकअप चैनल है और इसको सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत विचार प्लस, भारत विचार तो आप जानते ही हैं। थैंक यू, इसको जरूर करिए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो इसे मजबूत कर सकते हैं। QR कोड, पेटीएम, पेपाल के डिटेल्स आपको मिलेंगे। जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। आप चाहे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ये जो F-16 का अपग्रेड मिला है, ये जो $686 मिलियन की डील है, ये है क्या और इसको लेके बड़ा आक्रोश है और बड़ा गतिरोध है इसको लेके। तो मैंने सोचा मैं इसको डिकोड कर दूं। पर आपने एक विचित्र बात देखी होगी, जब ये पाकिस्तान को डील मिली तो भारत ने प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं की। भारत डिड नॉट इवन रेज आईब्रो। क्यों भाई? हमारा तो ये मानना है कि अगर पड़ोसी अपनी मारुति 800 का इंजन अपग्रेड करा रहा हो तो करा ले यार। तो हम तो भाई, हमारे पास तो होंडा सिटी है या हमारे पास तो फॉर्च्यूनर है, तो हमें क्या फर्क पड़ता पड़ोसी की अगर मारुति 800 का इंजन अपग्रेड हो। ये जो $686 मिलियन का डील है जो ट्रंप ने इसको दिया, इसके क्या दाव पेच है, क्या हकीकत है, क्या फसाना, कितनी ये डील होगी, कितनी नहीं होगी और कहां तक होगी, कहां तक नहीं होगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, लाइक करना ना भूलिएगा जैसे जैसे आप आ रहे हैं। सबसे पहली बात, जो $686 मिलियन की डील है, ये आप 16 का अपग्रेड, ये आप जानते हो। देखिए, पाकिस्तान के पास टोटल 75 F-16 माने जाते हैं, 75, जिनमें से 8, 10, 12 तो मुझे लगता है स्वाहा हो गए ऑपरेशन सिंदूर में हो कि अग्नि कुंड में वो जल के भस्म हो गए। तो 10-12 निकाल लो तो 60-65 F-16 इनके पास बचते हैं। चलिए मैं 65 का नंबर लेता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ मैथमेटिक्स। अब जो 65 का नंबर है, इस 65 F-16 में क्या होना, क्या कहानी है, क्या नहीं, मैं आपको बताता हूँ। 65 F-16 में से 45 F-16 ऐसे हैं जो 83-84 में बने थे और इनको मिले थे, यानी कि वो पुराना जहाज है। F-16 की लाइफ जो होती है वो 40 से 45 साल होती है। एक टेक्निकल टर्म यूज की जाती है जिसे कहते हैं EOL, यानी कि एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ होता है कि इसके बाद आप जहाज को यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये अपनी जिंदगी जी चुका है, अब इसको रिटायर करो और खत्म करो। एग्जाम्पल सिंपल टर्म्स में समझाऊं, जैसे आपकी गाड़ी है, कहते हैं जी 15 साल उसकी लाइफ है, 15 साल बाद आप उस गाड़ी को, अगर पुलिस भी मिलेगी, वो इंपाउंड करेगी और उसको खत्म कर देगी, काट देगी उसको। ठीक उसी तरह से होता है कि एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ के बाद आपका जहाज, आपका जो सिस्टम है, दैट इज गॉन, दैट कैन बी यूज्ड एनीमोर। ठीक है जी, ये आप समझ गए हो। अभी समस्या क्या थी कि पाकिस्तान के जो जहाज थे, करीब करीब 45 जहाज एंड ऑफ लाइफ हो रहे थे साल 2 साल। 2021-22 में इन्होंने ये कोशिश की कि हमें अपग्रेड मिले। अब अपग्रेड से क्या हो रहा है कि सबसे पहले समझिए, जो अपग्रेड में हो रहा है वो इसका डाटा लिंक्स, वो इसके रडार सिस्टम और इसके सेंसर सिस्टम्स का अपग्रेड है। इसमें कोई नया वेपन सिस्टम, कोई नया ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी मारक क्षमता। जैसे अभी इसके डाटा लिंक्स बहुत आउटडेटेड थे, एनक्रिप्टेड नहीं थे। अभी जैसे जो नया अपग्रेड है उसमें अगर आपको एक इंडियन जहाज दिख गया तो आप वो कोऑर्डिनेट्स अपने सारे F-16 के साथ शेयर कर सकते हो। ये सब है, तो एक अपग्रेड तो है, पर इसमें कोई ऐसी मारक क्षमता वाला अपग्रेड नहीं, कोई ऐसा मिसाइल, कोई ऐसा रॉकेट, कोई ऐसी नई सिस्टम नहीं डाला जिससे भारत और भारत की सुरक्षा को लेके कोई बहुत बड़ा सवाल या निशान उठे। इसीलिए स्टेटमेंट आया कि इससे पावर बैलेंस नहीं बिगड़ता, इससे कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो 45 F-16 है जिनका अपग्रेड होगा, इसमें कुछ न्यूआंसेस में जाते हैं। सबसे पहली बात आप देखिए, जो $686 मिलियन है,
ये लॉकहीड मार्टिन को मिलेंगे, पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। लॉकहीड मार्टिन मान लीजिए ये एक अपग्रेड है, एक चीज है, कंपोनेंट है, अपग्रेड है। आप ओपन मार्केट में जाते तो आपको बोलता है जी ये $1000 का है या $1,00,000 का है। अब मैं आपका ये अपग्रेड करा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये $1,00,000 का नहीं, $5,00,000 का। आप ओपन मार्केट में थोड़ी जा रहे हैं, बिडिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो अपग्रेड का पैसा है वो शायद $100-150 मिलियन हो, बाकी लॉकहीड मार्टिन को जाएगा। अब बोलो लॉकहीड मार्टिन को ये अमेरिका की गवर्नमेंट पैसे क्यों देती? भाई साहब लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के और अमेरिका गवर्नमेंट के लिए कई सारे नए प्रोजेक्ट्स और नए सारे रिसर्चेस करता है, जिसकी फंडिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिकन गवर्नमेंट करती है। और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि लॉकहीड मार्टिन को कुछ 200-300 मिलियन 400 मिलियन पहुंचा दो, पहली बात। दूसरी बात, लॉकहीड मार्टिन का स्टेटमेंट आया कि हमारा एक भी आदमी ग्राउंड पे नहीं जाएगा। अगर कोई भी मेजर अपग्रेड होगा तो उसके लिए या तो जहाज आपको बुलाना पड़ेगा, आपको ग्राउंड पे जाके करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी टीम भेजनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा जो अपग्रेड है कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ही है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अभी ये ट्रंप ने प्रपोज किया, अभी ये कांग्रेशनल अप्रूवल यानी कि वहां के पार्लियामेंट का अप्रूवल होना है। यूजुअली वहां के पार्लियामेंट को 1 महीने को आपको नोटिस देना होता है। 1 महीने का नोटिस देंगे तो फिर उस पर अगर वहां उनको आपत्ति होगी, सांसदों को डिस्कस होगा वो दोनों हाउसेज में। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा 2 से 3 महीने में ये अप्रूवल आपका अप्रूव हो जाएगा। हाँ जी, ये अप्रूवल आपका अप्रूव हो गया, अप्रूवल इज गुड टू गो, ये आपका पहली बात है। उसके बाद जब अप्रूवल होगा पैसा लॉकहीड मार्टिन को जाएगा। करीब करीब लॉकहीड मार्टिन को 2 साल लगेंगे इनको अपग्रेड करने में, 2 साल। कल अपग्रेड नहीं हो रहा तो पीरियड अगर एवरीथिंग गोज राइट 2.25 से 2.5 साल का है। F-16 अभी 4th जनरेशन फाइटर और अपग्रेड के बाद भी ये 4th जनरेशन फाइटर रहेगा। ये कोई 5th जनरेशन है, 4.5 जनरेशन में नहीं आएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये कहानी है कि देखिए अगर ये अपग्रेड नहीं करता तो ये जो जहाज है ये धीरे धीरे जंग हो जाते हैं और ये आपको डिस्कार्ड करने पड़ते हैं। ये अमेरिका नहीं चाहता है, पाकिस्तान नहीं चाहता और ये शायद किसी हद तक भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने इस पे कोई गतिरोध, कोई कोई व्हाट डू यू कॉल दिस ऑब्जेक्शन भी नहीं की। जबकि IMF का जो लोन जो पाकिस्तान को मिल रहा था उस पर भारत ने बहुत तगड़ी ऑब्जेक्शन की। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पाकिस्तान की F-16 की अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट है कि अगर आपके पास मान लीजिए 75 F-16 या 100 F-16 है, उसमें से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने F-16 उड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट। पाकिस्तान की करंट अवेलेबिलिटी 50% भी नहीं है कि अगर उनके पास 75 जहाज है तो शायद 30-35 ही उड़ सकते हैं, बाकी कहीं खराब है, किसी के स्पेयर्स का वेट हो रहा, कोई लफड़ा। इसीलिए हमने जो अटैक भी किया था हैंगर में किया था, वहां काफी जहाज थे ऑपरेशन सिंदूर में। तो अपग्रेड के बाद इनकी अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट बढ़ जाएगी, 60-70% पे हो जाएगी, पर इनमें से कोई ऐसी नई चीज या मारक क्षमता नहीं आएगी। अब क्या मसला है, मान लीजिए आपने लॉकहीड मार्टिन का भी एक फायदा, अमेरिका का भी एक फायदा। देखिए अब अमेरिका, आपने पढ़ा होगा कि जहाज की जो लाइफ है वो करीब 2040 तक चलेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है, दुनिया में कहीं भी F-16 इतनी देर तक नहीं चला है। ऐसा लॉकहीड मार्टिन का अनुमान है, अंदाजा है कि अगर हम ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें तो शायद ये 15 साल और चले। इट्स एस्टिमेट, देयर इज नो ग्राउंड रूल कि चले। ये वही वाली बात है कि आपकी पुरानी मारुति 800 है, बहुत पुरानी, अब जैसे इंजन ओवरऑल करा दिया, थोड़ा नया स्टूडियो लगा दिया, थोड़ा वो वाईफाई लगा दिया, पीछे का कैमरा लगा दिया, हाँ गाड़ी चलती रहेगी, पर अगर आप नई टेक्नोलॉजी से कंपेयर करोगे वहां नहीं होगा। फिर लॉकहीड मार्टिन भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता पाकिस्तान पे। दूसरी बात, अगर ये 45 जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स से निकल जाते, पाकिस्तानी एयरफोर्स चलता 2 जहाज पे, एक चलता है F-16 पे और दूसरा चलता है JF-17 थंडर पे, जिसे मैं कहता हूँ जंग फाइटर अंडर 18, उस पर चलता है। कुछ मिराज विराज इनके बावाजम के जमाने वो भी लगभग एंड ऑफ लाइफ हो चुके हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, ठोर ठिकाना नहीं है। अब ये 2 इसके मेन फाइटर जेट्स हैं। मान लीजिए 45 आउटडेट होके निकलते तो क्या होता? पहली बात, उसकी जगह कोई और जहाज आता, उसकी जगह जो जहाज आता वो चाइनीज जहाज आता। 99.99% जहाज चाइनीज आता। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में और कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट में भी वो चाइनीज जहाज ना आए। और चाइनीज जहाज कौन सा आएगा? इनकी नजर थी J-10 पे। J-10 चाइना का वॉर हॉर्स है। J-10 चाइना की एयरफोर्स का अब भी पसंदीदा जहाज है। J-10 के सामने वो J-35 जिसको चाइना 5th जनरेशन कहता, वो लेने को तैयार नहीं, कह रहा हमारा J-10, वी आर हैप्पी विद आवर J-10।
J-10 सिंगल इंजन है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, उसको बेसिकली F-16 से नकल वकल करके उन्होंने बनाया, बट इट प्रूव टू बी क्वाइट अ रिलायबल प्लान एज पर चाइनीज स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान को टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज J-10 कभी नहीं दिया उन्होंने, ये J-10 मांगते। तो J-10 आते एक पोटेंट जहाज है, वो F-16 को रिप्लेस कर जाता। F-16 के धीरे धीरे पार्ट ब्लैक मंडी में, ब्लैक मार्केटों में बिकने लगते हैं, और ये F-16 पार्टों में आधे करके पूरे करके धीरे 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 चाइना पहुंच जाते हैं, और चाइना में इनका ढंग से रिवर्स इंजीनियरिंग होती, ढंग से इनका काम होता, और इससे कुछ और ही नया J-10 प्लस कल निकल आता। उसको भी रोकना था, पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस भी रखना था, पाकिस्तान की एयरफोर्स पे अमेरिका का डंडा भी रखना था। और एक और चीज हो, मैंने सुना है, कुछ लोगों से मैंने बात की है, एक अमेरिकन प्लेन्स में आप जानते हैं समथिंग कॉल्ड एज अ किल स्विच। किल स्विच मतलब जिससे आप प्लेन को, सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। ये जो जहाज थे, इनमें मैंने सुना कि इनमें कोई किल स्विच नहीं था। देयर वाज नो किल स्विच इन दीज जहाज, इनमें कोई किल स्विच नहीं था, यानी कि ये अपनी मर्जी से उड़ते थे। अब जब नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा तो मान के चलिए इसमें किल स्विच वाला फीचर भी डेवलप होगा, यानी कि अमेरिका चाहे तो अमेरिका से बैठे बैठे जहाज को उड़ने नहीं देगा। सो अमेरिका गेट्स मोर कंट्रोल ऑन द F-16s on the ground in Pakistan. It's a big game because they get more control of F-16 on the ground in Pakistan, जो इनमें फीचर नहीं था। चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना है, J-10 को गेम में आने से रोकना है, और पाकिस्तान की मिलिट्री को अब भी अमेरिका के रहमो करम पे डिपेंड रखना है। F-16 का इंजन जो है 8 से 10,000 घंटे चलता है, डिपेंडिंग ऑन द सॉर्टीज यू डू। तो इस अपग्रेड में जाहिर सी बात है कुछ इंजन के पार्ट्स और कुछ इंजन भी हो सकते हैं ताकि वो रहे। तो मोटा मोटा बात है कि these birds will be flying in the air, but they will not be a major, game changer और पावर से स्विंग नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका ने कहा जिससे कोई पावर स्विंग नहीं होगा, और इंडिया भी खैर इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान नहीं है। आपके रफेल्स और आपके सूज आर मच मच टाइम्स एडवांस देन दिस। आपके पास जो वेपनरी है भारत के पास बहुत एडवांस है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर पड़ोसी के मारुति 800 का इंजन अपग्रेड होता है तो आपको चिंता की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, करने दो यार, ठीक है, आपके पास तो फॉर्च्यूनर है, कहा 800 थोड़ी ना जीत जाएगी फॉर्च्यूनर से। कुछ ऐसा आप एक लेमैन्स लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये है फैक्ट्स, ये है फिगर्स, ये जियोपॉलिटिकल गेम है। पाकिस्तान को लॉलीपॉप भी दे दिया, ट्रम्प ने डिपार्टिंग गिफ्ट भी दे दिया, पाकिस्तान भी खुश हो गया, फील्ड मार्शल भी खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए, जी हमें अपग्रेड मिल गया, अपग्रेड मिल गया। स्टिल देयर इज अ बिग स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, और ये 2.5 साल में होगा। सवाल ये है 2.5 साल में पाकिस्तान बचेगा, 2.5 साल में पाकिस्तान टिका रहेगा? आई हैव माय ओन डाउट्स ब्रदर, आई डोंट नो दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर 2.5 years। जो परिस्थिति चल रही है मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। अब आप में से काफी लोग ये कहेंगे हाँ अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट बढ़ गई, अवेलेबल रहेंगे, जहाज में रहेंगे, पर भारत के लिए पूरी व्यवस्था इनसे निपटने के लिए, तो ये भारत के लिए कोई सुरक्षा चुनौती लाएंगे नहीं। और इस अपग्रेड के बाद अमेरिका के पास इनका ज्यादा कंट्रोल आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सुमित भाई ये आपका आकलन हो सकता है, यू आर वेरी राइट, बट प्रूफ क्या है? भाई प्रूफ क्या है? व्हाट इज द प्रूफ? कि प्रूफ क्या? जो हमारे मीडिया में एक सुर्खियां बटोरने का काम होता है, अपग्रेड ये वो, बड़ी सुर्खियां बटोरी जाती है, बट मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी वो चीजों के पीछे भी जाए, देखें भारत ने क्यों नहीं कुछ बोला, वो देखें। प्रूफ है भाई साहब, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। और प्रूफ है WDMMA रेटिंग्स। ये WDMMA क्या है? WDMMA मोस्ट रेप्यूटेड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की साइट है, जो एयरफोर्सेस, आर्मीज, नेवीज का फायर पावर नापती है। WDMMA की रेटिंग कहती है, लेटेस्ट रेटिंग, नंबर 1 एयरफोर्स इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन, नंबर 2 इज रशियन, नंबर 3 इज इंडियन। इंडियन एयरफोर्स इज रैंक नंबर 3 इन द वर्ल्ड। चाइना के एयरफोर्स नंबर 4 पे है, जबकि चाइना के बाद जहाज हमसे ज्यादा है, बट जहाजों की मारक क्षमता, जहाजों का मिक्स, जहाजों के हथियार, लॉट ऑफ पैरामीटर्स दे चेक, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड WDMMA। तो वो कहता भारत इज रेटेड ओवर चाइना जब से रफेल्स आए। दो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन्स एंड ऑल, वो प्रॉब्लम है, उस पर काम हो रहा है। तेजस आ रहा है, एमका आ रहा है, हमारा 5th जनरेशन फाइटर। तो एक ये है। और आपको पता पाकिस्तान की रेटिंग क्या है? पाकिस्तान की एयरफोर्स की रेटिंग है 18th। We are number 3rd after America and Russia. They are rated 18th. और अगर ये अपग्रेड नहीं मिलता पाकिस्तान को तो पाकिस्तान would have slipped to 23rd। ये 23वें नंबर की रेटिंग पे आता। अगर ये अपग्रेड मिला भी, they should be hardly able to maintain their 18th position। अगर वो 18th पोजीशन ही WDMA की रेटिंग पे मेंटेन कर रहे तो आप रिलेटिवली देख सकते हैं
द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ दिस अपग्रेड इज प्रैक्टिकली नथिंग। और 686 मिलियन का जो कॉस्ट है, मुझे लगता है उसमें से करीब 500 मिलियन तो लॉकहीड मार्टिन को चंदा दिया जा रहा है, लॉकहीड मार्टिन की फंडिंग की जा रही है। हाँ, 100-150 मिलियन का वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर देंगे। द बर्ड्स कैन स्टिल फ्लाई, बट नथिंग ग्रेट, नथिंग बिग। WDMA रेटिंग्स देखते रहिए आप, उसमें अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अदरवाइज दे वुड हैव स्लिप्ड फार बिलो। और व्हाट वरीज मी इज नॉट द F-16 अपग्रेड। ऑनेस्टली व्हाट वरीज मी कि अगर इनके पास J-35 आ गए, जो चाइना 40 J-35 की बात करा, J-35E जो 5th जनरेशन फाइटर है, जबकि हकीकत ये है कि चाइना की अपनी एयरफोर्स J-35 को यूज नहीं करना चाहती, उसमें भी लफड़े होंगे। बट हाँ, बेस्ट टेस्ट ग्राउंड पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पायलट हैं, भाई दे दो इनको, चला चला नहीं तो कोई बात ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, चला चला नहीं तो अल्लाह अल्लाह, तो यही चलता पाकिस्तान में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इट डज नॉट रियली मैटर मच। J-35 जब आएंगे तब थोड़ा पावर इक्वेशन बदलेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू डील विद। पर वो आएंगे, कब आएंगे, कितना चाइना देगा नहीं देगा, चाइना के अंदर भी गतिरोध है, और क्या चाइना के पास रियल एक असेंबली लाइन है J-35 प्रोड्यूस करने की? मेरे हिसाब से नहीं है। जब लास्ट मैंने एसेस किया था, जितने सोर्सेज मेरे पास है, जो इंफॉर्मेशन बैंक्स मेरे पास है, उनके पास कोई भी J-35 की असेंबली लाइन नहीं है। मैंने आपको पी क्रूज पे भी समझाया था। So this is where we stand vis-a-vis Pakistan's upgrade. हाँ, एक अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट जरूर बढ़ जाएगी, पर एक कोई बहुत बड़ा पावर बैलेंस बढ़ेगा या बदलेगा, ऐसा कुछ भी रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, मैक्सिको के टैरिफ्स और ट्रम्प। खबर आती है जी, मैक्सिको ने भारत पे टैरिफ लगा दिया, 50% का लगा दिया, भारत का ये होगा, भारत क्या होगा। चले, मैंने सोचा मैं इसको डिकोड को समझू। सबसे पहली बात, हम सुर्खियां बटोरने के चक्कर में, हेडलाइन बनाने के चक्कर में मेन कंटेंट को भूल जाते हैं, और जो 145 करोड़ का देश है, इसकी जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक सेक्शन मीडिया का जरूर है जो भारत को और मोदी सरकार को अब भी नीचा दिखाना चाहता है, जिनका ये मानना है कि भारत और मोदी अब भी गिर रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहा भारत, ऐसा उनका मानना है, और वो ऐसी कहीं चीजें चलाते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले ये जो मैक्सिको ने टैरिफ लगाए, भारत पे नहीं लगाया है, ये पूरे उन देशों पे लगाया है जिनके साथ भारत, मैक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, उन सब देशों पे टैरिफ लगा है। अब लगा क्यों है, कहानी क्या है? लगा इसलिए, इसके पीछे भी है अमेरिका और अमेरिकन खेल है। अमेरिकन खेल कैसे? देखिए, आप जानते हैं नियर आउटसोर्सिंग, यानी कि पास की कंट्री से माल लो। अमेरिका का मैक्सिको नियर आउटसोर्सिंग हब था और मैक्सिको को प्रेफरेंस मिलता था। मैक्सिको से अगर आप कुछ भी चीज अमेरिका एक्सपोर्ट करेंगे तो 4% की ड्यूटी लगती थी। अब तो बढ़ा दी, ट्रम्प ने पीछे ड्यूटी लगा दी, पहले 4% की ड्यूटी लगती थी। मैक्सिको इज गिवन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, 4% की ड्यूटी हमारी, नियर शोरिंग, पास का कंट्री, रिस्क का लेस। यही स्टेटस बरकत हुसैन ओबामा ने चाइना को दिया था और चाइना ने वाट लगा दी। लास्ट ट्रम्प टर्म में ट्रम्प आया तो ट्रम्प ने करीब करीब 26% टैरिफ लगा दिया ऑलरेडी चाइना पे। लास्ट टर्म में ही लगा था ट्रम्प ने, इसको क्रेडिट देना, जो 4% का खेल था वो 26% पे हो गया था। अब चाइना ने क्या किया, कहता यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम ऐसा क्यों ना करें, हम अपने सारी चीजों को मैक्सिको मूव कर देते, गाड़ी है टुकड़ों में ले जाएंगे, मैक्सिको में असेंबल करेंगे, मेड इन मैक्सिको का ठप्पा लगाएंगे, अमेरिका भेज देंगे, 4% पे काम हो जाएगा, 22% टैरिफ बचता है। वैसे भी चाइनीज गाड़ियों पे आप मान के चलिए चाइना $8,000 की तो सब्सिडी देता है। तो ये गेम चला तो मैक्सिको में रिलेबलिंग है, ठप्पा लगाने वाला है, रिबैंडरिंग वाला काम हुआ। चाइनीज ने बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट ली और काम चलता रहा। फिर ट्रम्प की नजर उस पर पड़ी, ट्रम्प ने मैक्सिको से आने वाले गुड्स पे टैरिफ लगा दिया बिकॉज ऑफ चाइना का जो बदमाशी वहां हो रही थी। चाइना उस रूट से ना के इस रूट से आ रहा था, 22% टैरिफ भी खा रहा था। तो जब ये लफड़ा हुआ तो मैक्सिको की जो क्लोडिया है, उनकी प्रेसिडेंट, उन्होंने चाइनीज पे काफी क्रैकडाउन किया, चाइनीज इंडस्ट्री पे, चाइनीज मॉल्स खुल गए थे मैक्सिको में जहां नकली सामान बिकता था, सब पे क्रैकडाउन वगैरह किया, वो सब कंट्रोल में आ गया। जब ये सारा कंट्रोल में आ गया तो एक चीज और सामने आती है, वो ये है कि चाइना चाहता क्या था, चाइना धीरे 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 मैक्सिको को एक पोर्ट की तरह यूज कर रहा था अमेरिका जाने के लिए। ट्रम्प ने समझा तो टैरिफ लगा दिया। अब ट्रम्प के साथ क्लोडिया की मीटिंग है कुछ दिनों में, और ये डिसाइड होना कि विल दे गो बैक टू 4% और विल द टैरिफ्स कंटिन्यू। तो क्लोडिया इज ट्राइंग टू गेट द स्लेट क्लीन, जिससे भी एफटीए नहीं है वो सब पे उसने टैरिफ लगा दिया।
तो भारत को ऐसा सिंगल आउट नहीं किया गया, इट्स नॉट कि टेरिफ भारत पे लगा, ये सब पे लगा, इंक्लूडिंग चाइना। मेन कौन है? मेन है चाइना। अब अगर मैक्सिको ने 50% टेरिफ लगा दिया तो चाइना को गाड़ियां बेचना मैक्सिको से और भी मुश्किल हो गया, राइट। चाइनीज इंपोर्ट जो आएंगे ऑटोमोबाइल पार्ट्स के रूप में आएंगे, उन पर 50% टेरिफ लगेगा। तो बेसिकली जो चाइना रिलेबलिंग कर रहा था, टुकड़ों में वहां लेके माल जोड़ता था, बेचता था, उसको कंट्रोल करने के लिए किया। अब कहते हैं कि आटे के साथ गुण भी पिस जाता है। अब चाइना की बदमाशियों के चक्कर में हमारा छोटा मोटा व्यापार भी पिस गया। क्या है भारत पे इम्पैक्ट और क्या है भारत की नीति, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत पे इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है। भारत जो मैक्सिको को एक्सपोर्ट करता था, करीब 9.1 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता था, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, जिसमें करीब करीब 8 बिलियन डॉलर की गाड़ियां हैं। निसान हो गया आपका, मारुति हो गई, हुंडई है, और मेन है वोल्क्सवैगन जो गाड़ियां एक्सपोर्ट करती थी मैक्सिको। और ये मैक्सिको में ही चलाई जाती थी, ये गाड़ियां कहीं अमेरिका नहीं जाती थी, फॉर द इंटरनल कंजप्शन ऑफ मैक्सिको। अब ये जो टैरिफ लगा, ये सारी कंपनी इंपैक्ट होगी, मेन होगी वोल्क्सवैगन इंपैक्ट। अब आपका सवाल होगा कि पूरी इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट है? पूरी इंडस्ट्री हमारी इंपैक्ट होगी? नहीं जी, पूरी इंडस्ट्री हमारी इंपैक्ट नहीं होगी। हमारी इंडस्ट्री पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हो रहा। भारत दुनिया का 3rd बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, 3rd बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है भारत, ठीक है जी, क्लियर। पर प्रभु, अच्छा, अभी हम करीब करीब 50 लाख गाड़ियां बनाते हैं साल में, और जो गाड़ियां बनती 85 से 90% भारत में ही कंज्यूम होती है, 10 से 15% गाड़ियां हमारी एक्सपोर्ट होती है। तो जो हम टोटल गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं वो है 22 बिलियन डॉलर मात्र, और जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा मैक्सिको जाता था। नंबर 1 आई थिंक साउथ अफ्रीका, फिर सऊदी, फिर मैक्सिको जाता था। तो ऐसा नहीं कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल पार्ट इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स जस्ट 2% ऑफ द गेम। 2% का इंपैक्ट है मैक्सिको के गेम से टेम्परेली बाहर जाने से। ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा झटका लेगा, वाट लग जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स ओनली अ टेम्पररी फेज वेयर वी विल लूज जस्ट 2% ऑफ द मार्केट। ये आप समझिए, तो कोई बहुत बड़ा गेम है नहीं। बिकॉज वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग, इसलिए हम गाड़ियों के एक्सपोर्ट में खड़े नहीं होते कहीं। अगर मैं आपको गाड़ियों का एक्सपोर्ट बताऊं, नंबर 1 अभी जर्मनी है, द रेवेन्यू इज $135 बिलियन, फॉलोड बाय जापान। हमारा नंबर शायद 25-27 कहीं आता है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, 25वें 27वें नंबर पे आता है, क्योंकि जितनी हम गाड़ियां बनाते हैं यहीं लग जाती है। इनफैक्ट हम गाड़ियां और बनाते हैं, सेमीकंडक्टर या चिप की कमी, नहीं तो वी वुड हैव मेड मोर कार्स। दैट वाज द होल गेम। तो इंडस्ट्री का इंपैक्ट 1 से 2%, एंड इट इज नॉट अ टैरिफ ऑन इंडिया, इट इज ऑन एवरीबडी हु डजंट हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मैक्सिको। इंडिया को लेके, मोदी को लेके, भाजपा को लेके, भारतीयों को लेके कोई चाल, कोई गेम कुछ नहीं है। बेसिकली इट्स अ ट्रैप ऑफ ट्रम्प, इट्स अ ट्रैप फॉर चाइना। ये चाइना के ट्रैप में कहते हैं ना कि आते के साथ घुन पे पिस गए, हम बेकार फंस गए, ये कहानी है। तो ये आपके जो टैरिफ का खेल है मैक्सिको का, मैंने आपको ये समझाया। इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है मैंने आपको बताया। दिस इज वेयर इट इज। तो सो फार क्लियर। अब तीसरा जानते हैं, ट्रंप का वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग। ये क्या है? देखिए, ट्रंप वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग देता आ रहा है। ट्रंप कह रहा है कि अगर ये मसले, झगड़े लफड़े नहीं सुले तो एक वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति दुनिया में बन रही है, एंड ये वर्ल्ड वॉर होके रहेगा। कारण क्या है? यूरोप इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट। पूरा यूरोप मिलके ये चाहता है रशिया यूक्रेन का युद्ध ना रुके, ठीक है। यूरोप अपनी हर तरह की चालबाजियां कर रहा है, हर तरह के पैंतरे कर रहा है। यूरोप चाहता है कि भाई कोई ना कोई मसला बढ़े, कोई ना कुछ चीजें हो। यूरोप कल डेंजरस खेल खेल रहा था। जो पुतिन के एसेट्स हैं 240 या 44 बिलियन डॉलर्स के, उनमें से 100-150 बिलियन डॉलर उठ के जेलेंस्की को दो, जेलेंस्की युद्ध जीतेगा, जेलेंस्की युद्ध जीतेगा, फिर पुतिन उसको पेनल्टी देगा, वो डॉलर हमें देंगे, हम इसमें जाएंगे, और फिर पुतिन का पैसा वापस करेंगे। जिसपे ब्रसेल्स ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं नहीं करूंगा। पुतिन ऑलरेडी कह चुके, अगर ये कर लिया तो विनाश होगा। तो इट कैन इवन लीड टू अ लीगल कॉम्प्लिकेशन और अ प्रैक्टिकल बॉम्बिंग ऑफ द यूरोप। तो जब ऐसे खतरनाक खेल हो रहे हैं, जब यूरोप हिलता तो रशिया के रिलेशन हिलते हैं, रशिया के साथ इक्वेशंस बदल रहे हैं अमेरिका के, रशिया अमेरिका के इक्वेशन बदल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पावर सर्कल्स चेंज हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट की पावर गेम चेंज हो रही है, इसराइल, ईरान, सऊदी, एवरीबडी इज चेंजिंग। जब मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा तो रशिया और इस्लामिक ब्लॉक के चीजें चेंज होगी। वो चेंज होगा तो आपके नॉर्थ अमेरिका में इंपैक्ट आएगा, नॉर्थ अमेरिका में इंपैक्ट आएगा तो अमेरिकाज में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बना रहा, और अमेरिका आना चाहता है इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करना चाहता है, जापान कोरिया को
मित्र बनाना चाहता है, मित्र तो है ही, उनको और कॉपरेशन करनी इंडिया के साथ, पर चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो जब ये सारी इक्वेशंस एक साथ चलेंगी तो पावर इक्वेशंस आर गोइंग टू चेंज। और अगर ऐसे में आपने ये युद्ध नहीं रोका, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प कह रहा जी एक पिछले महीने में 25,000 सिपाही मरे, विच कैन बी ट्रू, विच कैन नॉट बी ट्रू। उसने कहा अधिकतर सिपाही मरे, लोग भी मरे, और कह रहा है कि ये लड़ाई यूज चलाने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। और अगर ये लड़ाई चलती रही, अगर पुतिन का फ्यूज उड़ गया किसी दिन, पुतिन लॉस्ट स्कूल एंड उसने जाके यूरोप को ठोक दिया, तो देन वी आर एंटरिंग अ वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर पहले की हिस्ट्री उठा के देखिए तो जो कीड़ा या वायरस है वो यूरोप से ही आया था। तो मतलब यूरोप अब फिर दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल रहा है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्ल्ड वॉर हो, और कुछ किसी दो लोग को हैव टू क्रॉस द जंप द गन। तो ट्रम्प का ये असेसमेंट, अगर ये लड़ाई रुकी नहीं, क्योंकि इस लड़ाई के एसोसिएटेड पावर इक्वेशन चेंज हो रहे हैं। आज नेटो के साथ पावर इक्वेशन चेंज हो रही है। नेटो का चीफ कह रहा है भाई 5 साल में पुतिन हम पे हमला करेगा, पैसे लाओ। यूरोप कहता हमारे पास पैसे नहीं, हम कहां से लाए? पुतिन का पैसा बांट दो, मतलब माले गनीमत है बांट दो। पुतिन कह रहा मेरा पैसा दिया तो बेटा सबको ठोक दूंगा, एंड आई एम प्रिपेयर फॉर वॉर। याद कीजिए पुतिन ने भारत आने से पहले कहा था आई एम प्रिपेयर फॉर वॉर, आपको लड़ाई करना, यूरोप आई एम प्रिपेयर, यू वांट टू डू इट टुडे। पर यूरोप में किसी की औकात नहीं। कल ट्रम्प ने यूरोप को बोला यू आर डिकेइंग, योर गवर्नमेंट्स आर वीक, यू आर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, तुम्हें इस्लामाइजेशन तुम्हें चबा चुकी है, तुम्हें बर्बाद कर चुकी है। 50% बच्चा जो पैदा हो रहा है वो मुसलमान है लगभग यूरोप। तो परेशानी जो है वो बहुत बड़ी हो रही है। डेमोग्राफिक इन्वेजन इज गोइंग टू किल यूरोप। तो ऐसे में अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो कब कहां कौन सा नया फ्रंट खुल जाए और कौन सा नया लफड़ा हो जाए, ये किसी को नहीं पता। तो दिस इज समथिंग व्हिच ट्रम्प इज वार्निंग एंड आई एग्री विद हिम। ये एक खतरा है। एंड इवन इफ देयर इज अ रशियन यूरोप कॉन्फ्लिक्ट, बॉस दैट विल ऑलरेडी क्वालिफाई इनटू वर्ल्ड वॉर। तो ये सर एक बड़ा विपदा का विषय तो जरूर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट विषय पे। यहां 3 कैरेक्टर हमारे पास है। एक है फैज हमीद, एक है इमरान, एक है शहबाज। शहबाज का गेट क्रैश। देखिए मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था ये मुल्ला मुनीर 100% इमरान को सरकारी फांसी लगाने के चक्कर में, वो जो पंजाब में पीटीआई को घोषित किया गया एंटी नेशनल, इमरान खान को भारत का एजेंट, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, पाकिस्तान का मोरल डाउन करता है, एंटी सोशल या एंटी पाकिस्तान एलिमेंट इमरान को घोषित किया गया था। अब जब इमरान को ये घोषित किया गया तो ये लगभग क्लियर हो गया था कि ये इमरान खान को एक गद्दार का तमगा बना के, गद्दार बना के धीरे धीरे इमरान की रिप्यूट को खत्म करके ये इमरान को खत्म करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर हो गया था, राइट। तो जब ये क्लियर हुआ था तो फिर हमें लगा यार चलो कोई बात नहीं, ये हो रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अब इसका अगला निशाना होगा फैज हमीद। फैज हमीद के बाद ये शमशाद को भी नहीं छोड़ेगा, और वो जो नया कोई लेफ्टिनेंट जनरल लुकमान वगैरह बातें हो रही है उसका भी अभी पता नहीं, विल वेट एंड वॉच हाउ इट गोस। क्योंकि ये किसी पॉलिटिशियन को छोड़ने वाला नहीं है। बिलावल, मरियम किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसने मरियम को यूज किया इमरान खान को अटकाने के लिए, ताकि कल को मिलिट्री का नाम लगे। अब फैज हमीद पे आरोप लगा कि जी ये इमरान खान के टाइम में आईएसआई का चीफ था। आरोप क्या, वो सच्चाई है, और इसने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है। हर पाकिस्तान का मिलिट्री या जनरल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता, कोई नई बात नहीं। मुल्ला मुनीर प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमता, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं तो क्या, कला जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। इसने अब कुछ जमीनों का हेरा फेरी किया। अब देखो जो भी पाकिस्तान में जनरल है हर कोई डीएचए में इन्वॉल्व है, और डीएचए में किसको प्लॉट कहां बांटने वो सब होता है। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में आईएसआई के, फॉर्मल आईएसआई के चीफ को धर लिया गया है। 14 साल की सजा हुई, मिलिट्री के कंगारू कोर्ट्स में सजा हुई, वहां मुनीर के बंदे बैठे थे, 14 साल सजा हुई। अभी ऑलरेडी करीब 65 साल का है फैज, और 15 साल लगाइए 80 साल। 80 साल का आदमी कब तक रहेगा, कब तक जिएगा, किसको पता। सो फैज जिंदा होके तो नहीं निकलेगा। कल को आपको भी पता लगा 5 साल बाद गिर गया, पानी लेने गया था, बाथरूम में गिर गया, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी आईएसआई चीफ को अरेस्ट किया गया। किसी आईएसआई चीफ को 14 साल की कैद हुई, उसका भाई भी अंदर है। और आईएसआई का एक फैक्शन है जो अभी फैज हमीद के साथ है, ये तालिबानी फैज हमीद के साथ है। तालिबानियों को इन्होंने आज धमकी दे दी, भाई अगर औकात में नहीं रहोगे तुम, लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान की फौज के साथ मिलके तुम्हारा गेम बजा देगा।
लश्कर तैयबा और अब आसिम मुनीर खुल के सामने आ गए कि एक ही टीम है, एक ने वर्दी पहनी, एक ने वर्दी नहीं पहनी, एक क्लीन शेप्ड, एक दाढ़ी मूछ वाला, फर्क ये इतना। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी जो है ये सामने आ गई। अब आप देखिए यहां जो अब ये फैज हमीद का केस और फैज हमीद इमरान के अंडर काम कर रहा था, इमरान की पार्टी को ऑलरेडी बैन कर लिया गया, अब दोनों को ऐसे मिला लिया जाएगा, देखो जी ये गद्दार और ये गद्दार। तो धीरे धीरे इमरान खान पे गद्दार का टैग लगाया जा रहा है, और गद्दार का टैग लगने के बाद इमरान को होगी सरकारी फांसी, मतलब he'll be executed using and manipulating the law of पाकिस्तान। वही ज़ियाउल हक वाला सिस्टम है, भुट्टो ने ज़ियाउल हक को हायर किया, नौकरी पे रखा, ज़ियाउल हक ने भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक वही सिस्टम है ये, अब ना गोली मारेगा ना जहर देगा, बल्कि लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट करके इमरान को निपटाने का काम करेगा। पहले इमरान का ऑरा खत्म करेगा, ऑरा खत्म हुआ तो पार्टी खत्म हुई, इमरान की इमेज खत्म हुई, जब ये खत्म होगी फिर इमरान जाएगा। और अब अगर आप पीटीआई की भी बात सुने, कह रहे हैं जी अब कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा, यानी कि जो MI6 वगैरह नेगोशिएट कर रहा था वो सब रुक चुका है, तो इमरान खान मना कर रहा है। और अगर कोई भगवान का चमत्कार हो जाए तो वो अलग है। तो इमरान खान के साथ ही फैज हमीद भी, फैज हमीद के केस को इमरान खान के अगेंस्ट केस बना के इमरान खान को सूली टांग दिया जाएगा। गेम प्लान ये है, दिस इज व्हाट दे विल डू एंड दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। बॉस ये डेंजरस है, ये खतरनाक है, और यही बिल्कुल वहां पाकिस्तान में अभी हो रहा है। तो फैज हमीद का केस पंजाब में इमरान खान को बैन कराना, कवर कराएंगे और सरकारी फांसी लगाने का अरेंजमेंट कर देंगे। भुट्टो विल रिपीट। मैंने इमरान को कई बार कहा, मैंने कहा भाई जान बचानी है, निकल जा, वरना भुट्टो की तरह टांग देंगे। मैंने कई साल पहले कहा था तुझे भी एक दिन टांग देंगे, निकल जाए यहां से। नहीं माना। मैं अब बेहतरीन रॉ का एजेंट है, मैं दुख तो होगा ना, ठीक है। और अब आते हैं मियां शहबाज शरीफ। तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग हो रही थी, तैयब अर्दोगन थे, पुतिन साहब थे, सब थे। तो इसने एक मीटिंग के लिए शहबाज ने बोला कि भाई एक मीटिंग पुतिन साहब से चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है बुला लो, साइड लाइन्स पे कुछ मीटिंग होती है। तो मियां शहबाज वहां पहुंचे तो पता लगा इसको और इसके पूरे पट्टों को 40 मिनट तक वेट करा। बोला बाजू वाले कमरे में बैठे रहो, जब साहब फ्री होंगे तो तुम्हें बुला लेंगे। तो भाई साहब ये गया और ये 40 मिनट तक वेट करता रहा। इसका नंबर नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है, टाइम होगा, अपॉइंटमेंट होगा तभी तो गया। जब 40 मिनट हुए, शहबाज का दिमाग गरम। शहबाज गेट क्रैश्ड इनटू अ इवेंट जहां पुतिन तैयब अर्दोगन से कुछ बात कर रहे थे। इट वाज अ क्लोज डोर मीटिंग। तो उस मीटिंग में शहबाज गेट क्रैश्ड, एंड दिस शहबाज गेट क्रैशिंग जो है ये एक बड़ी न्यूज बन गई है, एक बड़ा हंगामा बन गया, एक बड़ा सटायर बन गया है कि पहली बार ऐसा हुआ कि डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में भी पाकिस्तानियों ने गेट क्रैश करना शुरू कर दिया। मैंने कहा गेट क्रैश तो ठीक है, पुतिन की घड़ी मोबाइल तो नहीं उठा लिया, कहीं बटवा तो नहीं उठा लिया, किसी का पर्स तो नहीं उठा लिया, भाई अब पाकिस्तानी है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में भी, सेमिनार्स में भी गेट क्रैश करने का कीर्तिमान या रिकॉर्ड भी आपके मुल्ला शहबाज के पास आ गया। इस वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ पाकिस्तान। और जब ये अंदर आया तो वो मतलब मैंने एक सीन देखा, वो दोनों ऐसे देख रहे हैं, ये कौन है, अबे पागल है क्या, अबे सर पिल गया क्या तेरा, क्या करने आ रहा है, ये क्या तुझे लग रहा है, ये क्या तुझे लग रहा है ये ईदगाह में मेला लगा के सेवैया खाने आ गया। तो आई मीन इट वाज सच अ ह्यूमिलेटिंग थिंग, सच अ ह्यूमिलेटिंग थिंग बॉस, आई कैन नॉट डिफाइन इन वर्ड्स। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, पाकिस्तान का सर्कस चलता रहेगा। और पाकिस्तान के सर्कस की एक विशेषता, इट नेवर डिसअपॉइंट्स यू, it will always give you some masala to talk about. It will always entertain you. This is Pakistan for you, and this is what has been happening in the world. F-16 का डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत गलत धारणा है, and still there's a slip between cup and lip. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2.5 सालों में हमारे पास बहुत कुछ आने वाला है, और भगवान की इच्छा रही तो 2.5 साल में शायद Mark 2 के Mark के भी बहुत नजदीक पहुंच गए होंगे, और पता नहीं कितने जहाज के आए होंगे। तो बेसिकली दिस इज द गेम. What we should be worried about is J-35 entering Pakistan Air Force, not पुराने वाले F-16 का अपग्रेड, जिनको नहीं तो आपको एंड ऑफ लाइफ 2 साल में घोषित कर। और Lockheed Martin could have not touched them, they could have not supported them because technically the product is end of life. मतलब बिल्कुल वो सिस्टम था, तो ठीक है थोड़ा रंग रोगन कर दिया, कुछ और साल चलेंगे, बट फ्रॉम अ बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ बॉडी स्ट्रक्चर दे आर ऑलरेडी एज्ड एंड ओल्ड.
तो ठीक है भैया, पाकिस्तान में क्या है, चलते रहेंगे, कौन सा वहां जिस देश में गेचू गाड़ी चलती है, गेचू गाड़ी वो होती है जिसे गधा खींचता है, अगर गधे के खींचने वाली गाड़ी चलती है तो माशाल्लाह फिर भी जहाज है, क्या बात है। तो इसलिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। और ये मैक्सिको का वाला भी आप समझ गए होंगे, सब World War III, इमरान, हाफिज, गेम एंड शाहबाज का गेट क्रैश। तो मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का अभी संस्करण जो है समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरा निवेदन होगा, लाइक का बटन जरूर दबाइए। कैन वी हैव अ बैनर प्लीज? लाइक का बटन दबाइए अभी, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और इसको अपने ग्रुप्स में हटा दीजिए, इसको अपने ग्रुप्स में और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। भारत विचार को आप चाहें तो मजबूत कर सकते हैं। पेटीएम, QR कोड और पेपाल के डिटेल्स आपके सामने हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को लोगों को रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारी भी व्यूअरशिप बढ़े और ये भारत विचार का परिवार और भी मजबूत हो। क्योंकि मिशन क्या है, हर दिल, हर घर, हर सनातनी तक पहुंचना। इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा, आप चाहे तो मेंबरशिप्स ले सकते हो, उससे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलती है। और मेरे को आपको 2 वीडियोस दिखाने, सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी, और उसके बाद सीधा चलेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स में। टीम, कैन वी हैव द वीडियोस प्लीज? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इफ एनी काइंड ऑफ टाइप, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com, और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी, और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत फ्रूटफुल एंड की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। चलिए अब चलते हैं सुमित पीर कलेक्शंस में, बट द स्कोप इज मच बियॉन्ड दीज प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना हो, एंड इफ यू हैव सम एडवाइजरी रिक्वायरमेंट्स, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माय टीम। धन्यवाद जी। मैं आई विल ट्राई फुल स्क्रीन, एंड इफ वी कैन गो, अदरवाइज आई विल कम बैक टू हाफ स्क्रीन। You're freezing. Chale, we have to go back to the half screen now. I think the upgrade of F-16 electronics and sensor against air defense, ये एक स्टैंडर्ड अपग्रेड है ताकि ये एंड ऑफ लाइफ ना हो। That is what the upgrade is about. Otherwise, they had to be declared end of life, or they would not be flight worthy. हाँ, इनका सेंसर्स और डाटा लिंक्स अपग्रेड हो रहे हैं, but again, that doesn't fundamentally change anything about the capability of the aircraft. इसीलिए भारत ने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं किया। और WDMA ratings, WDMA ratings are the most authentic ratings in this regard. Next. Let me try once again here. Bukhari Sharif waiting for Putin for 45 wasn't coming. Bukhari Sharif walk out. अब नीरव जी, भिखारियों को तो वेट करना ही पड़ता है ना, और तो ग्रेट क्रैश कर लिया। मैं तो कह रहा हूँ भाई, पुतिन साहब का देखो, घड़ी, मोबाइल, पर्स वर्स है ना, चोरी तो नहीं करेगा, और क्या करेंगे ये? दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज। पाकिस्तान हर
कहते हैं ना, हर कलंक में पाकिस्तान का एक बेंचमार्क है, ये एक और कलंक है, वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट। सुमित जी, आपको पास यहां बोल के यूसुफ ट्रंप आसिम मुनीर में मेहरबान होकर अपग्रेड किया है। ये ट्रम्प जो है ना, ये बेसिकली लॉकहीड मार्टिन को पैसे देना चाहता, पाकिस्तानियों के मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया, तुम्हारा जहाज अपग्रेड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेसिकली इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अपग्रेड नहीं होता तो चाइनीज जहाज घुस सकता था या कोई और जहाज घुस सकता था, जो अमेरिका अब भी चाहता कि उनका इन्फ्लुएंस पावर कंट्रोल कुछ किसी हद तक पाकिस्तानी फौज पे रहे। दे डोंट वांट टू क्रिएट स्पेस फॉर सम अदर जहाज टू एंटर। अगर वैक्यूम बनता, पॉसिबली J-10 घुसता इसमें। नेक्स्ट। हमें हाँ, सम डाउट देयर विल बी नो बिखारिस्तान। अरे बिखारिस्तान कहाँ बचेगा विनोद जी, 2.5 साल में तो इनकी वाट लग जाएगी। अगर हुआ भी अपग्रेड तो 2.5 साल लगेंगे। और लॉकहीड मार्टिन का स्टेटमेंट याद कीजिए, नो पर्सन विल बी नीडेड ऑन द ग्राउंड। सुमित जी, GCC बैंड 6 मूवीज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स तो प्लेजर हम Mandi and GCC must teach a lesson and force them to close the sites of. I cannot read it, so let me try again. GCC has banned 6 movies on Druid's pleasure and Hira Mandi. What example governor to teach them a lesson and force them sites or get lost? देखिए, इसका एक ही तरीका भाई, we have to also reciprocate in the same manner. We have to also seen hitting them. और देखिए उम्मत की दोस्ती कितनी है, तेरा मेरा रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना चल रहा। आपने एक मूवी बनाई जिसमें पाकिस्तान की पिटाई देख रहे हो, मिर्च वहां लग रही है, मतलब यूएई में मिर्च लग रही, सब कंट्रियों ने इसको बैन कर दिया। तो यू कैन सी हाउ इट हैपेंस, व्हाट इट वर्क्स। बट ठीक है, मूवी इज डूइंग वेल एंड एटलीस्ट अब ऐसी और मूवियां बनेगी। बट आई वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द choice of actor. You would have somebody like Vicky Kaushal would have been much ideal than Ranveer Singh. Next. सर, पाकिस्तान लोगों को सही में एक जंगल के ऑफिस से एप्पल एंड बाथरूम में हैंड वॉश शुरू की है। अरे सर, पाकिस्तान का क्या बोले, ये तो मतलब धरती पे बोझ है, धरती का ट्यूमर है, और मतलब दे आर गॉड्स रात ऑन अर्थ। व्हाट एल्स कैन आई से? अगर ये नहीं होते तो दुनिया बहुत पीसफुल होती। नेक्स्ट। नमस्ते जी, हर हर महादेव। राधे गोविंद सर। जय सिया राम सर। जय श्री राम सर। वणक्कम जी, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हे स्वामी राम जी महाराज, आपको समझा। थैंक यू जलाली साहब, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। जय शेयर मदर भागा, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। राम राम जी, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे जी, आपको भी बहुत नमस्कार। नमस्कार भोसले साहब, कैसे हैं आप? जय श्री राम विनोद जी, जय सिया राम जी। इसी के साथ हमारा सायंकालीन अधिवेशन खत्म की तरफ जा रहा है। लाइक का बटन मत भूलिएगा, लाइक करना जरूरी होता है। और आपके सामने भारत विचार का पेटीएम, QR कोड और पेपाल है। अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे अभी के लिए आज्ञा लूंगा, अपना आने का टाइम वही 11 से 11:30 आज्ञा लूंगा और बोलूंगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।